हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना है 2 डायमेंशनली 3 डायमेंशनली, ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनेगा। तो हम जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट, इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि हम जितने भी वेक्टर क्वांटिटी उसको 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको हम यूनिट वेक्टर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। इसको कैसे लिखते हैं? वेक्टर इज डिनोटेड बाय द लेटर विद द कैरेट ओवर इट, यानी आई कैप। यूनिट वेक्टर, इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर मतलब जो वेक्टर है उसको लिखा है तो उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप पर रीड करते हैं, ए कैप। तो पहली चीज ये होगी। अब चलिए, सपोज कोई वेक्टर है ए, राइट, ओ पी कोई वेक्टर है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ए मॉड, इसको कैसे रीड करेंगे? ए मॉड, मॉडुलस ऑफ ए मॉड, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मॉडुलस अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे पैरेलल लाइन के ऊपर मॉड ऑफ ए। तो ए वेक्टर का मॉड ये है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड ये है। अब चलिए, तो किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके लिए एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए इज मॉड ऑफ ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड इसका डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में है? तो इसका डायरेक्शन जो होगा, इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के थ्रू शो किया जाएगा। इसको लिखेंगे ए कैप। हियर ए कैप यूनिट वेक्टर along the direction of वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन कहां पर है उसको यूनिट वेक्टर शो करता है, राइट। जब हम लोग काम करते हैं 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन, जैसे हम एक्स वाई कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड 3 डायमेंशनली लेते हैं, ये ओरिजिन है, ऑर्थोगोनल एक्सेस है ये। तो इस डायरेक्शन में जितने भी चीजों को लिखूंगा एक्स डायरेक्शन में, तो कोई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 4 यूनिट है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर लिख दिया तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में है? अलोंग द एक्स एक्सिस। अब इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पूरे पार्ट को यूनिट मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट को इसके लिए आई कैप। तो यहां से यहां तक 4 यूनिट अगर कोई पार्टिकल क्रॉस कर रहा है तो उसके लिखेंगे 4 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एंड ये किस डायरेक्शन में है? तो उस डायरेक्शन के लिए हम शो करते हैं आई। ऐसे ही अगर वाई डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे उसका डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो उसका वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स, कुछ भी हो, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट वेक्टर आई जे कैप। तो इसी पार्टिकल का वाई डायरेक्शन दिखाना है तो क्या होगा? 5, मान लीजिए 5 यूनिट क्रॉस करता है यहां से यहां तक, तो जे, तो ऐसा 5J है, 5J, दैट मीन्स 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द वाई एक्सिस जो होगा वो J के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो J इज द
द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस। तो उस वाई एक्सिस को इतना लंबा ना लिख के जे लिख देते हैं। ऐसी जेड एक्सिस में होगा तो हम मान लीजिए 7 जेड एक्सिस में के। तो ये आई जे के का जो कॉन्सेप्ट है, ये आई, ये आपका एक्स वाई जेड, इस डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको आई कैप, और यहां लेंगे तो जे कैप, और ये के कैप। तो क्लियर हुआ। तो यूनिट वेक्टर ये हुआ। अब यूनिट वेक्टर से कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए, ये आपको समझ में आए। तो इसमें दो बातें हैं, किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और वो वेक्टर का डायरेक्शन, वो वेक्टर किस डायरेक्शन में उसको बताता है ये ए कैप। A cap is the direction of the vector A and mod of A is the magnitude of vector A. Clear? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आपको रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इन एक्स वाई प्लेन। चलिए, उसके बाद देखिए, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इस वेक्टर का मॉड चाहिए, तो इसलिए लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर आई ए कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ए। तो यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, वेक्टर ए एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो ये हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अब इसको ऐसी एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा देते हैं। चलिए, हाँ, एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इज द, इतना दिया हुआ है, बी ए यूनिट वेक्टर, यानी ये यूनिट वेक्टर है जिसमें एम की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एम। चलिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एम, तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/2i प्लस एम जे प्लस हाफ के, ये दिया हुआ है, और ये यूनिट वेक्टर है बोल रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, मॉड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आई जे के जो भी कोफिशिएंट, यानी आई डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1/2, फिर जे डायरेक्शन में एम और के डायरेक्शन में हाफ। तो इसको कैसे निकालते हैं अभी इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए इसके जो भी कोफिशिएंट है आई जे के, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करिए और इसको ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो ये इसका तरीका है, और ये 1 के इक्वल है। तो कितना हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। तो 1/4 हाफ हो जाएगा, ये हाफ प्लस एम स्क्वायर इज 1। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये होगा 1/2 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस √1/2। तो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। तो मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि ये यूनिट वेक्टर है करके बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मॉड है, मॉड ऑफ द यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए शुड बी यूनिटी। तो इसका जो मॉड होगा वो 1 के इक्वल होगा, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो भी कार्टेशियन फॉर्म में जो भी लिखेंगे किसी भी वेक्टर को, चाहे वो वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, टॉर्क हो, उसको हम आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। आई का मतलब, जैसे आई के बोला, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी वेक्टर ले रहे हैं उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर जे बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस। सिमिलरली ऐसे हम के बोलेंगे तो के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो हम जो भी लिखेंगे, जब कंपोनेंट को रिजॉल्व भी करेंगे तो हम आई जे के फॉर्म में ही लिखेंगे। चलिए, कंप्लीट हो गया। अब हम आपको रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट, इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, तो कंपोनेंट में डिवाइड करना क्यों जरूरी है, पहले तो हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बाद में बताते हैं, पहले इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं।
ठीक है। तो इसका फिजिकल एप्लीकेशन तो बहुत ही है, पूरा फिजिक्स में तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। चलिए, क्या लिखा है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। हमको जो जरूरत पड़ेगा वो 2 डायमेंशनल पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये सब 2 डायमेंशनली हम स्टडी करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशन, सिमिलरली सर्कुलर मोशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द 2 डायमेंशन। ओके, चलिए, इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हमको न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है, उसी के लिए बता रहा हूं। सपोज हमने एक प्लेन चूज किया, एक्स वाई प्लेन, राइट। इस एक्स वाई प्लेन का मतलब एक्स, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। इस 2 डायमेंशनल प्लेन में कोई पार्टिकल है, ये पी इसका नाम है। इसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, इसका लोकेशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस, और यहां पर मैंने ओरिजिन सपोज किया है। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर चलेंगे तो ये पार्टिकल या पी का जो लोकेशन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग पहले एक्स एक्सिस की ओर मूव करेंगे, ये चला, ये ऐसा करके ये। तो इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक्स, और ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये तो एक्स मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन के लिए आई कैप। ओके, ठीक है। सेकंड, चलिए आई कैप या बाद में लिखेंगे एक्स, यानी एक्स एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड एक्स है। फिर यहां मैं रुका, उसके बाद सीधा वाई एक्सिस की ओर मूव किया, वाई यूनिट चला, तो यहां पर मैं पहुंच गया उस पॉइंट तक, इस प्लेन में जो पॉइंट है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको पहले मैंने एक्स एक्सिस मूव किया, हमेशा एक्स लेते हैं, उसके बाद वाई। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 डायमेंशनली। तो प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लोकेशन को डिटरमाइन करना है, तो वी विल हेल्प द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम किसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। 2 डायमेंशनली है तो एक्स वाई, और 3 डायमेंशनली अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए एक्स वाई जेड देंगे। चलिए, तो ये क्या हुआ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ क्या हुआ, एक्स वाई। अब इसको मैं लिख रहा हूं मैं कि जो P द वेक्टर P को मैं लिख रहा हूं क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, एक्स, और डायरेक्शन एक्स है तो मतलब आई वेक्टर, वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई मैग्नीट्यूड, और जे ये, तो ये मैं लिख दिया, ये पार्टिकल P का कार्टेशियन फॉर्म। यानी ये इसका ये बता रहा है किसी पार्टिकल का जो लोकेशन है, एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट है, वाई एक्सिस में वाई यूनिट है, राइट। जैसे इसी को मैं लिखूंगा P इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, इसका मतलब ये हुआ इस पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है अलोंग टू एक्स एक्सिस 3 है, और अलोंग टू वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड 4 है। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, आई जे के क्या बता रहा है, उस एक्सिस, उस पार्टिकल का या उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को बताता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये इसी को ऐसा लिखूं जैसे 3 माइनस आई प्लस 4j, यानी इस पार्टिकल का जो लोकेशन है एक्स एक्सिस में क्या है, नेगेटिव एक्सिस की ओर है, यानी इधर मूव कर रहा पार्टिकल, यानी एक्स यूनिट यहां चला, एक्स यहां लिखेंगे माइनस आई, और वाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऐसा चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा लिखा जाता है। तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या जो भी कंपोनेंट, जो भी उसकी वैल्यू, उसको लिखने का तरीका एक्स वाई में एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए, लेकिन मेरा मकसद ये है कि इस पार्टिकल को हम एक्स वाई को तो ठीक है लिख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब मैं चाहता हूं कि इसका मैं ये पता लगाऊं कि ये जो पॉइंट P है, जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज किया है, यानी O मेरा एक फ्रेम है, इस फ्रेम से मैं स्टडी कर रहा हूं, तो इस फ्रेम का जो ओरिजिन है उससे लाइन खींचेंगे अपन ये, तो ये बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O। तो ये जो बताएगा R पोजीशन वेक्टर, हियर OP इज द पोजीशन वेक्टर R। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मॉड ऑफ ए,
यानी ओपी का मॉड निकालना, वेक्टर ओ का मॉड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ओपी, इसका मॉड निकालना है तो ओपी, ये कितना हो पता लगाना है, आर का मॉड निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट पी है एक्स वाई कोऑर्डिनेट को हमको पोलर फॉर्म में, पोलर यानी उसका पोजीशन वेक्टर आर, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना इसका स्लोप है, थीटा। तो अब हम आर और थीटा को एक्स और वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो चलिए बहुत क्लियर, बहुत सिंपल है। तो ये चूंकि राइट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री और थीटा, तो नाउ वी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या वाई, तो वाई अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। कॉस थीटा लेंगे अपन, तो ये क्या होगा एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड करिए तो आपका ये मॉड आ जाएगा, यानी इसका मॉड क्या है, इन दोनों कार्टेशियन फॉर्म में कितना आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म्स में आ जाएगा। तो नो, तो स्क्वायरिंग दोनों को स्क्वायर करिए कि ऐड करना है, तो कितना होगा, 1 को स्क्वायर करेंगे 2 को, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है, ये है आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है ये 1 होता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आर हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहां पर मॉड कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए इसका मॉड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो पोजीशन वेक्टर है, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कितना आ गया, एक्स और वाई के टर्म्स में इतना आ गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो मैंने लाइन खींचा है ओ से पी को लाइन ज्वाइनिंग करा है, तो जो स्ट्रेट लाइन बना है वो स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्लोप। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, टेन थीटा से निकल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वाई कॉम्पोनेंट कोफिशिएंट ऑफ द, तो सीधा निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये हो गया आपका वाई, ये वाई अपॉन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए एक्स आर का, ये देखिए द कॉम्पोनेंट ऑफ आर along the x एक्सिस, ये कितना है देखिए, r का इस x की डायरेक्शन में कितना है देखिए, ये हो गया r cos थीटा, यानी जो थीटा के डायरेक्शन में, थीटा के सीध में जो लाइन होता है उसको r cos थीटा, और यहां पर क्या होगा r sin थीटा। तो अगर यहां पर वेलोसिटी होता है, सपोज यहां पर वेलोसिटी होता है, ये कोई प्लेन है जो आपका ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक प्लेन है, एरोप्लेन है, मूव कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टी सेकंड के बाद वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई डायरेक्शन में कितना किया। तो पहले तो उसको कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये थीटा है, तो थीटा के डायरेक्शन में ही क्या होगा, ये v है तो v cos थीटा लिखोगे, ये होगा component of the v along the x axis and similarly component of the v along to y axis, तो ये हो जाएगा v sin थीटा और ये हो जाएगा v y। तो इसको अगर ऐसे लाइन ऐसे मिलाओगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से इधर और इधर, तो ये थीटा हो गया, और ये जो वैल्यू इसके होगा ये होगा v sin थीटा। अगर आप देखोगे तो इसको लिखेंगे कैसे, देखें इस एरोप्लेन की स्पीड को हम एक्स कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए कंपोनेंट, तो इसका आपका होगा वी एक्स, इस डायरेक्शन वी एक्स है, और ये वी एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए तो वी एक्स का मतलब क्या हो गया, वी कॉस थीटा आई प्लस v sin थीटा, ये हो गया j। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द वेलोसिटी,
इसका मॉड निकालना है, ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है, वेलोसिटी है। तो इसका मॉड क्या होगा, मॉड क्या हो जाएगा, देखिए इसका मॉड होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स मतलब आई का जो कोफिशिएंट एक्स है, वाई का कोफिशिएंट वाई है, ऐसी आई एक्सिस का जो कोफिशिएंट एक्स की जगह हो जाएगा ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फिर उतना ही आ जाएगा, वी आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो ये होगा वी एक्स स्क्वायर यानी वी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा स्क्वायर। इनको सॉल्व करोगे तो ये वी स्क्वायर वी आ जाएगा। तो v को मैंने रिजॉल्व किया अलोंग टू एक्स एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा वी एक्स आई प्लस, यानी द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन, द कॉम्पोनेंट ऑफ द v अलोंग टू एक्स एंड कॉम्पोनेंट ऑफ v अलोंग टू y। इसका स्लोप कितना है, मान लीजिए थीटा, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए वी वाई, ये हो गया वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई कितना है, वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो टेन थीटा कितना हो गया 1, तो देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये जो स्लोप बना रहा है 45 डिग्री। तो ऐसा आप स्लोप भी पता लगा सकते हो, जो कितना स्लोप बनेगा डिपेंड करता है इसका जो वी है इससे डिसाइड होगा, है ना, ठीक है, उसके कंपोनेंट से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अगर आपसे पूछा कि टी सेकेंड ये ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में कोई प्लेन मूव कर रहा है, इसका थीटा दिया हुआ है 45 दिया, चलो इसका वी वेलोसिटी भी दिया है इसको, और टी सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, आफ्टर टी सेकेंड। तो आफ्टर टी सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय द प्लेन इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा वी एक्स इंटू टी, ये फार्मूला तो आप जानते हो, और ये कितना हो जाएगा वी वाई इंटू टी। तो वी एक्स कितना है स्टूडेंट, देखिए वी एक्स द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन अलोंग टू एक्स एक्सिस, ये वी एक्स कितना हो जाएगा वी कॉस थीटा इंटू टी, और ये कितना हो जाएगा देखिए एक्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन ए वाई डायरेक्शन। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो वी वाई होगा वी साइन थीटा इंटू टी, और टी की जगह पर जो भी लिखा है 2 सेकेंड 3 सेकेंड वो रख दोगे। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आई मेरी बात, यह है कि किसी भी प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल है तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई लिखते हैं। पहले एक्स लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले एक्स आता है फिर वाई, यानी पी पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना है तो पहले आपको एक्स डायरेक्शन में इतना यूनिट चलना पड़ेगा, फिर वाई डायरेक्शन में इतना यूनिट चलना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल का जो नेमिंग होगा वो होगा एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स पहले आप एक्स मूव करोगे फिर वाई, ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे, आई एंड जे ये क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस। इसका अगर मॉड निकालना है तो आई और जे के जो कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट क्या है एक्स, वाई का कोफिशिएंट क्या है जे का वाई, तो इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लो, ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लो तो आ जाएगा। इसका कितना स्लोप है, तो इसी एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। पोलर फॉर्म में आर और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आर थीटा इज द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो आर इज द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, तो इसका वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा ओपी ये होगा। और इस स्ट्रेट लाइन जो भी लाइन मैंने खींचा उस पॉइंट पी से ओरिजिन को मिलाकर, वो जो लाइन है इस एक्सिस से कितना स्लोप पर है, कितना एंगल पर वो इंक्लाइंड है, तो वो इससे निकल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत न्यूमेरिकल हम देखेंगे, तो आप इसको तब तक नोट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, आगे हम लोग और पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो वेक्टर अलजेब्रा में अगर किसी भी वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ
या उसका डिवीजन करते हैं तो क्या होता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बहुत सिंपल है। इसको पहले समझाने के बाद दो न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ तो आपकी समझ और बढ़ेगी। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। देखिए, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, इसका एक एग्जांपल भी देंगे हम। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो मैंने आपको समझाया वेक्टर ए को कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ दिस वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए कैप, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, देखिए, हाँ ये हुआ। अगर मैं एस इज ए फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये होगा एस ए और ये होगा एस ए और ए का डायरेक्शन। तो ये इसका मॉड को बता रहा है। तो इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग ये निकला, अगर किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बिकम्स एस टाइम्स, या जिससे भी मल्टीप्लाई किया, अगर एन से मल्टीप्लाई तो एन टाइम्स, बट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज फोर्स है m इंटू ए, ठीक है, फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने 5 हाँ ठीक है, हाँ ये एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, तो इसका अब कितना हो गया, देखिए m कितना है, m सपोज करिए कि 2 kg है, ठीक है, 2 kg है, या किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, f है तो 2f लिख रहा हूं, 2 इज द नंबर, तो 2 से क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2m और a, डायरेक्शन तो अभी भी वही है, तो इसका मॉड कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। पहले मॉड कितना था इसका, मास का मॉड कितना था m, अब 2m हो गया, अब ये 2 टाइम्स हो गया, यानी कितना हो गया 2f। ऐसे मोमेंटम है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो भी होगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। यही चीज डिवीजन में है। सपोज ए वेक्टर है और ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए का डायरेक्शन एक कैप है। तो अब इसे डिवाइड कर रहा हूँ, इस वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए एंड एस, ये तो पूरा क्या हो गया, मॉड हो गया, और ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या बनेगा, जैसा फॉर एग्जांपल कि अगर कोई वेक्टर है, उस वेक्टर में किसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर उसको डिवाइड करते हैं, तो देन द मैग्नीट्यूड बिकम्स 1/s टाइम्स एंड डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। इसका एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे p = ma है, राइट, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो p एंड डिवाइडेड बाई m, यानी p वेक्टर, इस वेक्टर में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी m से डिवाइड किया तो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे f = क्या होगा, ma, और a अगर निकालना है तो f में स्केलर क्वांटिटी m से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू f से m, तो ये हो जाएगा f/m। तो आपको मेरी बात समझ में आई, छोटी चीज़ थी, लेकिन एक और मल्टीप्लिकेशन होता है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वो होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर। उसके लिए तो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे वर्क डन हुआ, वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रोडक्ट, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है बहुत सिंपल है
कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड उतना टाइम इंक्रीज होगा या उतना टाइम डिवाइड करें तो डिक्रीज होगा। तो ये बताना चाह रहा था। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस बात को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा एक चीज और बता देते हैं बीच में। चलिए तो अब आपको कोई भी वेक्टर को इसमें की पॉइंट बता देते हैं। सपोज कोई वेक्टर ए है, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। इस वेक्टर को 3 डायमेंशनल लिखेंगे तो ये होगा ए एक्स आई, ऐसा लिख सकते हैं ए वाई जे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यानी आई कैप के डायरेक्शन में कितना है ए एक्स, और इसी वेक्टर का जो कंपोनेंट हुआ वो वाई डायरेक्शन कितना होगा या जे डायरेक्शन कितना होगा ए वाई। आपको मेरी बात समझ आई? अगर इसी को हम ये तो 2 डायमेंशनल हुआ, 2 डायमेंशनल मोशन के लिए हुआ, और 3 डायमेंशनली लिखेंगे तो क्या होगा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो आई जे के। तो अगर इसका मॉड निकालना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब क्या हुआ आई और जे का जो कोफिशिएंट है वो उसके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए तो ये निकल जाएगा मॉड। अगर हमको इसका मॉड चाहिए 3 डायमेंशनली कोई चीज को लिखा गया है, ये कुछ भी हो सकता है, वेक्टर है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, जो भी है, इसका मॉड ऐसा लिखा जाएगा। और यही चीज है जेड को भी ऐड करके लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मॉड हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमको जरूरत पड़ेगी, है ना, और न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको मिटा के अब इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से मैग्नीट्यूड उतना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से उतना टाइम इंक्रीज होगा और डिवाइड करने से उतना टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और उसको वेक्टर को लिखने का तरीका उसका मॉड। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर ए आर 4 and 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, 4 और 6 दिया। द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए और बी को ऐड करके जो रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट का एक्स और वाई कॉम्पोनेंट भी दिया है, वो कितना दिया है 10 and 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वेक्टर बी द फॉलोइंग इट्स एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट, इट्स मॉड या लेंथ, द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। इन चीज़ों को निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से आपको थोड़ा समझ आएगा। उसके बाद एस सी वर्मा का एग्जाम्पल वाला एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वेक्टर की समझ बढ़ेगी आपकी। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर वाला ये। हाँ अब चलिए, तो यहां पर 2 वेक्टर के बारे में बात किया। तो सपोज ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन 2 डायमेंशन में दिया है, तो ये लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप। फिर बी वेक्टर को भी हम ऐसे लिखेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ये आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये जो है वेक्टर, इस वेक्टर का ए एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस एंड ए वाई द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग टू वाई एक्सिस, ऐसे इसको लिखना है। चलिए तो पहले क्या दिया, द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर 4 and 6 मीटर, यानी दे रहा है ए एक्स इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग टू एक्स एक्सिस इज गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4, एंड वाई एक्सिस में कितना दिया है, ए का जो वाई डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट वो दिया है 6 मीटर दिया है, यानी डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है। ये इज गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इनको ऐड किया जाए, तो चलिए ए और बी को ऐड करते हैं। तो ऐड करना तो बड़ा आसान है, ऐड और सब्ट्रैक्शन तो बहुत ईजी, वैसे ही करते हैं। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले ए और बी को लिख लेते हैं। तो ए को मैं लिखता हूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप। हम लोग बार बार कैप नहीं बोल रहे, उसका मतलब वही है। ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे,
तो यहां तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब चलिए इनको ऐड करने, इनका रिजल्टेंट निकालना है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर ए प्लस बी? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी? तो इनको ऐड करिए, ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट बन गया। तो कैसे? एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई एक्सिस के कंपोनेंट को वाई के साथ। तो ये कितना, ये आई कॉमन आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स और ये हो गया आई, प्लस ए वाई प्लस बी वाई और ये हो गया आपका जे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए प्लस बी अलोंग टू वाई एक्सिस। तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो फिर क्या दिया क्वेश्चन में? द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर, इनका जो इस वेक्टर का सम करने से जो कॉम्पोनेंट आएगा अलोंग टू एक्स एंड वाई, ये भी दिया हुआ है। एक्स एक्सिस का दिया, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर है 10 एंड 9 मीटर। यानी क्या दिया हुआ देखो स्टूडेंट, हियर ए एक्स प्लस बी एक्स, ये क्या है? ये कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर a plus b along x axis, और ये दिया हुआ कितना है? ये आपको 10 दिया हुआ है। ऐसे आपको कितना दिया? ax प्लस बी एक्स दिया हुआ है 10, और क्या दिया हुआ है? फिर ये भी दिया हुआ है 9। y डायरेक्शन में a प्लस बी का y डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट ए वाई प्लस बी वाई, ये भी दिया हुआ आपका 9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए होगा क्या देखिए। अब देखिए कुछ नहीं है, ए एक्स की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये उठा के यहां रखोगे तो ये क्या होगा? ये रखोगे 4, तो 4 प्लस बी एक्स और ये हो जाएगा 10। तो बी एक्स कितना हो जाएगा देखिए आप, ये इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा ये, तो बी एक्स इज द 6। ऐसे आप ए वाई की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, है ना? तो ये कितना होगा? ए वाई इज गिवन 6 मीटर प्लस बी वाई, ये कितना हो जाएगा? 9। तो कितना हो गया? बी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए 3 हो जाएगा ये। चलिए, तो क्या निकल गया? इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो बी का एक्स कंपोनेंट 6 है और बी का वाई कंपोनेंट, तो इसको लिखेंगे कैसे? वेक्टर फॉर्म में। देखिए कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी, तो लिखेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। बी एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? अभी निकाला 6i प्लस बी वाई का कितना? 3j। तो इस वेक्टर को मैंने 2 डायमेंशनली एक्सप्रेस कर दिया। आपको समझ में आ गई मेरी बात? अब क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तो अब आपको समझा दिया हूं, बहुत ईजी है। देखिए कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहां पर वेक्टर बी का मतलब क्या हो गया? 6i प्लस 3j। इसका मॉड ऑफ वेक्टर बी का मतलब हुआ आई और जे के जो कोफिशिएंट उसको स्क्वायर करिए और ऐड करिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो कितना आ जाएगा ये? 36 प्लस 9, तो कितना हो गया? 45, अंडर रूट 45। तो अंडर रूट 45 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 9, 5, तो हो जाएगा 3 रूट 5 आ गया। ये इतना हो गया इसका मॉड मीटर में। अब क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए फिर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। फिर एससी वर्मा क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, अब क्या होगा देखिए। तो टेन थीटा या स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा कितना होगा? y कंपोनेंट लोगे, कोफिशिएंट ऑफ द y कंपोनेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ द x कंपोनेंट, ये सीधा y अपॉन x। तो इसको लिखेंगे बी वाई अपॉन बी एक्स। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा ये हो जाएगा बी वाई कितना हो गया स्टूडेंट्स? बी वाई तो यहां लिखा हुआ है, बी वाई हो गया 3 और अपॉन 6, तो ये हो गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हुआ। तो ये एक न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल है, ये केवल समझ को बढ़ाने के लिए।
इस टाइप का न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपकी जो समझ है वो क्लियर होगी, कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के बाद कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये एस.सी. वर्मा का एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा। ये इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए अब क्या बोल रहा है देखिए, ये इसको भी मिटा देते हैं, या ये इसको मैंने बता दिया, इसको भी मिटा देते हैं, बचा ये न्यूमेरिकल। चलिए ये न्यूमेरिकल क्या है देखिए, यहां पर देखिए एक्स वाई प्लेन दिया हुआ, इसको यहां बनाते हैं। देखिए एस.सी. वर्मा का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का। चलिए तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट का जो यहां पर क्वेश्चन है ऐसी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर, यानी यहां पर 3 वेक्टर, इसका नेमिंग कर लो ओ ए बी सी, ऐसा। ओ इज द फर्स्ट वेक्टर, ए बी द सेकंड वेक्टर एंड बी सी द थर्ड वेक्टर, ठीक है। तो ये ऐसा देखिए, ये जो है ये 5 यूनिट 5.0 मीटर, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 2 फिगर में दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 5 ही गिनेंगे उसको। अच्छा, उसके बाद ये इसका डायरेक्शन 5 यूनिट चला, उसके बाद ये जो एंगल बन रहा 37 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसको ओ लिखते हैं, इसको ए, फिर यहां से स्ट्रेट गया वो, ठीक है। आपको ध्यान देखिए, ए से बी 3 यूनिट, कितना यूनिट 3.0 मीटर, फिर यहां से 2 यूनिट ऐसा गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी ये अपना जर्नी स्टार्ट किया जीरो से ए में गया, फिर स्ट्रेट गया, फिर स्ट्रेट के बाद यहाँ चला गया वाई एक्सिस में 2 मीटर 3 मीटर, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा या नेट रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप होगा वो भी फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन पहले इसके कॉम्पोनेंट को डिवाइड करते हैं। चलिए स्टूडेंट, चलिए तो आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये आपका 2 ट्रायंगल बना देते हैं, ये आपको हमेशा काम आएगा। ये आपका 4 और 3, ये तो 90 डिग्री है, ये 53 के लिए बता रहा हूँ, और ये 5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और दूसरा आपको बता रहे हैं 3, ये थोड़ा लंबा रहेगा, ये ऐसा, तो ये आपका हो गया 37, 3, 4 एंड 5। तो इसको पहले समझ लो, क्योंकि 37 डिग्री को मेंशन किया है। तो ये देखो, इसमें अगर साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5, कॉस थीटा साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, ये अगर 90 है 53 है 37 हो जाएगा। तो 2 अलग अलग बना दिए, एक ही में कर सकते हो लेकिन अलग अलग, 37 के अलग बनाया 53 के लिए। कॉस 53, तो ये 53 कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये हो गया आपका 53 का। इसका अगर निकालेंगे साइन 37 डिग्री यानी साइन 3/4, उल्टा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस 37 डिग्री, तो कॉस 4/5 यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिए। चलिए अब चलिए, एक जो आदमी है उसका जो एक पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है, और ये एक्स एक्सिस से जो स्लोप बना रहा है 37, ठीक है, और 37 के स्लोप से ये इस पॉइंट से ए पॉइंट तक जा रहा है। इतना जर्नी करने में उसको 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर ए से बी में गया, डिस्प्लेस हुआ, लेकिन स्ट्रेट लाइन गया 3 यूनिट। उसके बाद बी से इसको ए बी सी कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो, नेट रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो, वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसको फिर से एक डायग्राम यहां बना के इसको कंपोनेंट डिवाइड करके दिखाता हूं, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको काफी बड़ा बनाते हैं ताकि इसी में पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगी। एक्स वाई, ये आपका हो गया 37, ये हो गया आपका 5.0 मीटर, इतना डिस्प्ले ओ ए, इसका एरो का निशान मत है इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद ये 3 यूनिट गया है 3.0 मीटर, ठीक है, और उसके बाद ये सी पॉइंट के बाद ये इधर चला गया 2 यूनिट ए बी, और ये हो गया आपका सी। तो आपको क्लियर हो गया। और देखिए कंपोनेंट कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए
कहीं भी अगर आपको कंपोनेंट डिवाइड करना है, एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर एक्स वाई प्लेन है, देखिए यहां पर एक्स वाई प्लेन है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये एंगल मेंशन है, तो एंगल के सामने वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू दिस एक्सिस, ये कितना हो जाएगा 5 cos 37, और इस डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा 5 sin 37 डिग्री। क्लियर? अब चलिए, अब ये सीधा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, तो एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, तो ये हो गया एक्सिस, और ये वाई एक्सिस में 2 यूनिट जा रहा है, सॉरी यहां पर 2 यूनिट 2.0 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले मैं ए टू ओ ए वैक्टर को लिख रहा हूं, तो ओ ए वैक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये जो है 5 cos 37, इसका मॉड हुआ अलोंग टू एक्स एक्सिस, द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग टू एक्स एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस, तो अलोंग टू एक्स एक्सिस है तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा आई कैप, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो आई प्लस होगा, फिर प्लस, फिर इसके बाद क्या है, इसका जो इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन कितना होगा 5 sin 37 डिग्री, और ये किस डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर जे यूज करते हैं, तो ओ ए निकल गया। अच्छा ए बी कैसा जा रहा है, ए बी तो स्ट्रेट जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3.0 या 3 लिखो, और इसका एक्स एक्सिस में जा रहा है यूनिट वेक्टर आई। तो इसके बाद बीसी लिखिए, बीसी कितना हो गया, बीसी इसका मॉड है 2, और ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो नेट डिस्प्लेसमेंट को डी लिखो या जो भी लिखते हो, या तो केवल आर लिखो, जैसे भी वेक्टर क्वांटिटी ये, तो क्या होगा ये ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, इन सब को ऐड कर दो, इसके जो कंपोनेंट है जो आपने रिजॉल्व किया एक्स वाई एक्सिस में, जिसको कर सकते हो कर दिया, जो नहीं कर सकते उसको ऐसे लिख दिया उसी एक्सिस के अलावा। तो ये डी जो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू सी, तो इसको लिखेंगे, इसका पिक्चर कैसे बनेगा देखिए 5। अब देखिए स्टूडेंट, पहले इसको लिख दीजिए आप 5 cos 37 डिग्री, ये हो गया आपका आई, प्लस 5 sin 37 डिग्री जे, फिर प्लस ए बी कितना है 3i, प्लस बी सी कितना है 2j, बस खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया। तो डी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखिए 5 cos 37 कितना है भाई, cos 37 4/5, ये हो गया आपका i, प्लस 5 sin 37, ये 37 का ये इधर है और 53 का है, तो 3/5, और ये होगा अलोंग टू जेड एक्सिस या जे, प्लस 3i प्लस 2j। अब आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा देखिए, यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया नेट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया 4i, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स प्लस 3j, और यहां पर कितना है प्लस 3i, और ये है प्लस 2j। तो i को i के साथ ऐड कर दो, ये हो गया 7i, और ये j का प्लस 5j। तो ये जो डायग्राम दिखाया है, इसको अगर नेट डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं डायग्राम के साथ, कैसा हो जाएगा ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये आपका होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ये 7 यूनिट इधर 5 यूनिट इधर, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, और इसको लिखूंगा मैं 7i और 5j। इस नेट डिस्प्लेसमेंट का और क्या पूछा है हाँ, तो ये आपका यही पूछा है ना, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर शोन इन फिगर, ये आपका आ गया। इसका मॉड कितना होगा, इसका मॉड देखिए स्टूडेंट कितना होगा, इसका मॉड भी हम बताए थे, चलिए मॉड कितना होगा, इसका मॉड हो जाएगा आपका, इसका मॉड हो जाएगा वेक्टर डी का मॉड होगा, मॉड ऑफ वेक्टर डी
तो ये हो जाएगा वेक्टर डी का मॉड होगा, मॉडुलस होगा 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। और हाँ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 49 प्लस 25, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 6 7, तो ये 8.6 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा ये 8.6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है कि कितना स्लोप है, तो इसको कुछ भी मान लीजिए थीटा है। तो थीटा कैसे निकालते हैं कि नेट रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, थीटा एंगल, तो इसका स्लोप भी निकल जाएगा, तो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ये देखिए इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 10 थीटा, ये हो जाएगा आपका 10 थीटा इज इक्वल टू, ये आपका होगा परपेंडिकुलर ये 5 अपॉन कॉम्पोनेंट ऑफ वाई कॉम्पोनेंट एंड एक्स कॉम्पोनेंट 5/7, तो ये आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/7, और इतना ही लिख दो चल जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहते हो तो ये होगा 35.5 डिग्री। तो आपको समझ में आया कि ये जो इसका डायग्राम ये बनेगा फाइनल, जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट का जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग टू एक्स एक्सिस 7 होगा, अलोंग टू वाई एक्सिस 5 होगा। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू होगी 8.6 मीटर हो जाएगा, है ना। और इसका स्लोप कितना होगा 35.5। वैसे इनिशियली ये इसके साथ 30, लेकिन नेट रिजल्टेंट कितना बनाएगा 35.5 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन, इससे हमारी जो समझ है वो और बढ़ती है। चलिए और कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स और भी कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, द सम ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0, यानी इस डायग्राम में जो दिया गया इनका जो सम है वो 0 के इक्वल है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग वो 0 है। तो आपसे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओ बी एंड ओ सी, यानी ये जो ओ बी और ओ सी है जिसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, राइट। अब इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिए तो आराम से करते हैं क्योंकि इसमें कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, बहुत इजी है। अब कैसे, आपसे ओ बी और ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए, तो ये है आपका कोई वेक्टर है, ये बड़े काफ़ी बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखे, ये हुआ, ठीक है। ये आपका है वेक्टर ए जो 5 यूनिट दिया हुआ, 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये है बी, ये है ओ बी, हमको मालूम नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। और ये ओ सी है, इसके बारे में यही दिया कि ये जो इंक्लाइंड है, ये जो एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस से कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस से 45। चलिए इतना दिया हुआ, तो हमको ओ बी और ओ सी की वैल्यू निकालना है। चलिए रिजल्टेंट, तो चलिए इसको पहले कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये ओ सी का इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा, तो एंगल के सामने वाला पार्ट क्या होगा, इसको ओ सी लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ओ सी, तो इधर और इधर वाला ओ सी का इस डायरेक्शन जो प्रोजेक्शन होगा ओ सी साइन, सॉरी ओ सी कॉस 45, और ओ सी का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा ओ सी इसका मॉड है, ओ सी द मॉड एंड कॉस 45, तो ओ सी साइन 45। ये क्लियर हो गया। देखिए इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर, ये देखिए यहां पर, ये आपका ये है ओ सी साइन 45 यहां पर दिया हुआ है, और इसी के जस्ट नीचे क्या दिया हुआ है 5 मीटर, ये वाई एक्सिस के अलाउंग हुआ। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या हुआ, देखिए यहां पर ये ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट, यहां पर ये ओ बी दिया हुआ है, हमको नहीं मालूम, लेकिन यहां पर कितना है ओ सी कॉस 45, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ ओसी, ये तो निकाल लिया मैंने कंपोनेंट, तो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, देखिए ये न्यूमेरिकल बन गया, बहुत ईजी है। हाँ, ये मैंने इसको यहाँ अलग से बना दिया, इस पॉइंट पर एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट होगा आर एक्स, और ये कितना दिया है आर एक्स अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका ओबी मॉड है प्लस ओसी कॉस 45, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, 0, एक्स और वाई एक्सिस दोनों में 0, तो यहां 0 कर दीजिए आप, तो ये OB हो गया प्लस OC cos 45 1/√2 अच्छा यहां पर एक चीज है, मैं थोड़ा सा ये आपका, हाँ ये ठीक है, हाँ यहां पर एक गड़बड़ हो गया स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, साइन कन्वेंशन बताना भूल गया मैं, साइन कन्वेंशन के साथ बताना है और कुछ नहीं। चलिए आर एक्स कितना होगा, ये हो गया OB अलोंग टू एक्स एक्सिस है, तो ये OBI हो गया, OBI प्लस, और ये कितना हो गया OC cos 45, लेकिन ये क्या है x के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां लिखेंगे -i। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो RX कितना हो गया, ये हो गया OB माइनस OC cos 45, और ये कॉमन ले लिया मैं I, और ये बोल रहा RX इज 0 बोल रहा है, ये तो 0 कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा OB माइनस OC cos 45, यही 0 हो सकता है, I तो कभी 0 होगा नहीं, यूनिट वेक्टर है, तो OB की वैल्यू निकल गई, OB कितना हो गया, OB इक्वल टू हो गया OC cos 45, और ये हो गया OB, इसका मॉड आ गया OC cos 45 √1/√2, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी टाइप का आप y डायरेक्शन निकाल लीजिए, y डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट अलोंग द y एक्सिस में ये आपका OC साइन 45, ये पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है तो लिखेंगे j, और ये 5 मीटर नीचे की ओर है y के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो लिखेंगे 5j, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है 0, तो 0 कर दीजिए, तो ये j कॉमन ले लीजिए, j कॉमन आ गया, तो ये हो गया OC साइन 45 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 0, तो j तो 0 हो नहीं सकता, यानी OC साइन 45 डिग्री इक्वल टू 5, तो OC 45 को 1/√2 इक्वल टू 5, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ द OC इज द 5√2। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ये जो OB का जो आएगा, OB कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा OC/√2, और इसका जो OC जो होगा, इसका जो मॉड होगा कितना हो जाएगा 5√2 मीटर, इसको इधर रख देंगे तो कितना होगा, OB कितना हो जाएगा, OC दिया है 5√2/√2, तो ये हो जाएगा OB इज इक्वल टू 5, यानी OB इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया, लिख देते हैं इसको, OB इज इक्वल टू 5 मीटर, और OC कितना हो गया, ये आपको मैं निकाल के 5√2, तो ये आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात, इसको कैसे किया, यानी इसका ये बोल रहा है कि द फिगर शोन इन फिगर, द सम ऑफ द 3 वेक्टर शोन इन फिगर इज 0, यानी इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उस पूरे वेक्टर के कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, पहले देंगे एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसके डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट्स के डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, फिर दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए इसको, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, देखिए इसके बाद ये हमने बता दिया, इसको नोट कर लिया, इसका आंसर क्या आएगा, OB का मैग्नीट्यूड 5 मीटर, OC का कितना आएगा 5√5, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर OA
ये वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी शोन इन फिगर, और इसका रेडियस आर दिया है। सर्कल का रेडियस तो हर जगह आर ही रहता है, लेकिन यहाँ ओ बी का ओ बी 45 डिग्री दिया है इस बेस ओ ए से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एस सी वर्मा का एग्जाम्पल का क्वेश्चन मैंने लिया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्यूशन। तो इसको हम अपने हिसाब से काफ़ी बड़ा डायग्राम बनाते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका ये, और ये सॉरी काफ़ी बड़ा, ये ऐसा सेंटर ये, तो ये हो गया आपका ओ ए, ये इधर, और ये आपका हो गया सी, और ये आपका बी, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ओ बी का कॉम्पोनेंट तो निकालिए, अलोंग टू ओ एक्स, अलोंग टू ओ सी। चलिए, तो ये 45, तो कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्स एक्सिस, या अलोंग टू ओ ए, तो अलोंग टू ओ ए कितना हो जाएगा, बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो होगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया एंगल के सामने वाला जो पार्ट होता है वो होगा, इसका नाम ओ बी लिख देते हैं, ओ बी cos 45 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन कितना होगा, इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट क्या होगा, ओ बी साइन 45। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग टू ओ ए, तो यहां पर ओ ए की जगह आप क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ बी, बी एक्स का जो कंपोनेंट है, ओ बी का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ओ बी अलोंग टू एक्स एक्सिस, और ये कितना है दिया हुआ है, ओ बी कॉस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कंपोनेंट ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल और बढ़िया है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग टू ओ सी, एक ही मतलब है। तो कंपोनेंट ऑफ ओ सी अलोंग टू, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ ओ बी अलोंग टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में ओ सी आता है, यानी ओ सी के इक्वल होगा, और ओ बी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओ बी साइन 45, यानी कुल मिलाकर ये जो ओ बी जो आया किसके इक्वल हुआ, ओ ए के इक्वल, और यहां पर ओ बी साइन 45 आया किसके इक्वल है, इक्वल टू ओ सी, बस खत्म। तो नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या निकालना, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर। तो रिजल्टेंट, इसका इंपैक्ट इस डायरेक्शन में निकाला, फिर इस डायरेक्शन निकाला, तो नेट रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ सी एंड ओ बी। ठीक है, तो ओ ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ओ ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओ ए हो जाएगा आपका, देखो आपने निकाला ओ ए कितना है, ओ बी कॉस 45 डिग्री प्लस ओ बी साइन 45 डिग्री प्लस ओ बी का मतलब आर, ये तो आर है ही, ये आर, तो आप देखोगे ओ बी कॉस 45 1/√2 प्लस ओ बी 1/√2 प्लस आर, तो ये चीज दो बार है, ये कितने बार दिया हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ ओ बी √2 प्लस आर। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो कितना हो जाएगा ओ बी, और ओ बी आपको मालूम है ये तो आर होगा ही, ये सब आर है, ये भी आर, लेकिन हमको इसका कंपोनेंट, इस ओ बी का इस डायरेक्शन कंपोनेंट निकाल लिया, क्या है, ओ बी कॉस 45, और ओ बी का इस डायरेक्शन निकाल के ओ बी के साथ ऐड कर दो तो आ जाएगा 2, ओ बी है आर /√2 प्लस आर। तो फाइनली स्टूडेंट्स क्या आएगा आंसर, देखिए इसमें आर कॉमन निकालो तो ये होगा 2√2 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर आएगा √2 प्लस 1, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट क्या होगा,
द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर होगा r √2 + 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए। हम आपको एक दो न्यूमेरिकल और बताते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। हेलो स्टूडेंट, अब चलिए तीन न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, उसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होगा। और ये इससे जो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन कंपोनेंट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बड़ा सिंपल है, बस इससे कॉन्सेप्ट को आपको समझने में हेल्प मिलेगा। क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को, और बड़े आराम से दिखा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि 2-2, 3-3 मिनट के क्वेश्चन है, ये MCQ टाइप का ही है। अ पार्टिकल ऑफ मास इज 3 kg, तो हियर मास इज गिवन 3 kg। ओके, ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ रेड पेन से। चलिए, ये है आपका, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। चलिए, तो a particle of mass 3 kg, here mass is given 3 kg, okay, and force of, और इसका फोर्स दिया है मास 3 kg मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ 4, ये फोर्स का दिया हुआ कंपोनेंट F इक्वल्स टू 4I + 8J + 10K, 3 डायमेंशनली दिया हुआ फोर्स। यानी इसको अगर हम लिखें तो ये ऐसा लिख सकते हैं FXI + FYJ कैप FZ ऐसा लिखा जा सकता है। खैर, न्यूटन दिया हुआ है, खैर फोर्स है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू विच द पार्टिकल स्टार्ट रेस्ट, यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल क्या था? रेस्ट में था। पार्टिकल इज ए रेस्ट, तो u = 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 was at the origin initially, what is the new coordinate after 3 सेकेंड, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हमको मालूम है, वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू होता है, फोर्स इक्वल्स टू m × a, यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो न्यू हमको मिलता है फोर्स मिलता है। खैर, तो हमको क्या निकालना, पहले हमारा फॉर्मूला F = ut + ½ at², ये वाला चाहिए। ये डिस्टेंस निकालना है, तो इनिशियली u तो दिया हुआ है 0, तो ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए, तो a = हो जाएगा F/m। F की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स? 4I + 8J + 10K, और डिवाइडेड बाई मास दिया है 3 kg। तो ये एक्सेलरेशन आ गया ये। अच्छा, ठीक है, ए निकल गया। टी आफ्टर 3 कितने सेकंड दिया हुआ है? 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो S = ut + ½ at²। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियली वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा, +½ ए कितना है? 1/3 लिख देते हैं, और 4I + 8J + 10K, ये हो गया। और t² का मतलब हो गया, t कितना दिया? 3² यानी 9, तो ये 3 जाइए, कैंसिल हो गया। चलिए, तो S कितना आ गया देखिए स्टूडेंट? 1/2 4I + 8J + 10K, तो ये 2 से डिवाइड करके, और ये 3 आ रहा है, राइट। तो ये 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया? ये हो गया 2I + 4J + 5K, ये हो गया आपका, 2 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई करना, तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा ये 6I + 8 4 12, ये 12J + 5 3 15K। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 6 12 15, यानी 6 मीटर अलोंग टू x एक्सिस, 12 मीटर अलोंग टू y एक्सिस एंड 15 मीटर अलोंग टू z एक्सिस। तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, बस वो वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो रख दिया, में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलिए, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, 10 यूनिट्स लिखा हुआ है, 10 यूनिट्स है ना, और ये लाइन खींच देता है। चलिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए व्हील इनिशियली कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोज फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर लगाता है वो, कितना चक्कर? हाफ रेवोल्यूशन।
तो टेक द रेडियस ऑफ द व्हील इज द कैपिटल आर एंड एक्स एक्सिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको निकालना व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ये आपका एक व्हील है, ये इसका पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये हाफ रेवोल्यूशन करता है, तो ये क्या होगा, बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। देखिए ये बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे, तो ये हाफ रेवोल्यूशन, तो यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, फुल रेवोल्यूशन में 2 पाई आर, तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना होगा, पाई आर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये आपका हो गया पाई आर, और इसका रेडियस दिया हुआ आर, तो ये यहां से यहां तक आर आर, तो टोटल कितना होगा 2 आर, तो मैं लिख देता हूं 2 आर, तो ये हो गया आपका बी। ये तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये ऐसा होगा, ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ में आ गई मेरी बात। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो लिख सकते हो, तो डी ये पाई आर, और ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, व्हील पॉजिटिव डायरेक्शन का आई, प्लस ये 2 आर, ये जे डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन जे, इसका ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को पाई आर। पाई आर का मतलब हाफ रेवोल्यूशन, अगर 2 पाई आर यानी फुल रेवोल्यूशन, तो ये हुआ। अब चलिए, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे। मॉड निकालने का तरीका है पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर होल स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर रूट, ऐसा निकाल सकते हो, या तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी निकाल सकते हो, लेकिन कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के वाले तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आगे और भी आ सकते हैं। चलिए, तो ये कितना हो गया, देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर कॉमन आके स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट का मॉड आ गया है स्टूडेंट्स। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये इस एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल, तो टेन फाई निकाल लेते हैं। तो नेट रिजल्टेंट का बेस एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, टेन फाई, तो टेन फाई निकाल लेते हैं। टेन फाई का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 2r अपान ये हो गया पाई आर, तो ये आर कैंसिल हो गया, 2 अपान पाई, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2 अपान पाई, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए डायग्राम कुछ नहीं है, ये पॉइंट इधर आ गया इधर, तो यहां से यहां तक हाफ रेवोल्यूशन किया, तो पाई आर डिस्टेंस कवर किया, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2r, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पाई आर अलोंग टू एक्स डायरेक्शन एंड 2r अलोंग टू वाई डायरेक्शन, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालने में। चलिए इसको मिटा देते हैं और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये आपका वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 3, जिसमें कंपोनेंट को रिजॉल्व करना और वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल और विथ अलोंग टू आपका यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। चलिए, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i, एक पार्टिकल का दिया हुआ है सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये 3 दिया हुआ है, तो मैं नंबर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन को आप लोग काउंट कर सकते हैं 3 4, ये ज़्यादा ही हो गया, शुरू से गिनेंगे तो ज़्यादा। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j एंड एक्सेलरेशन ऑफ द 0.4i + 0.3j, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको बनाना। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, तो पहले दिया है कि द पार्टिकल हैज इनिशियल, तो इसको बना देते हैं। चलिए खत्म होगा ये, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है आपका 3i + 4j, द मॉड ऑफ दिस वेक्टर, तो मॉड निकालना तो कैसे निकालते हैं आपको सिखाई दिया, 3² + 4², तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 + 16, ये हो गया 25, और ये 5 मीटर आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो ये आ गया। चलिए, एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये एक्सेलरेशन भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, एक्स वाई 2 डायमेंशन दिया है, तो 0.4, और ये हो गया आपका i + 0.3j, तो इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, ये वही तरीका है जो इसके पहले वाले में किया हो, स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.16 एंड 0.09, तो कितना हो गया √0.25, देन फाइनली एक्सेलरेशन का इसका मॉड आएगा, ये आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये जो वैल्यू आया, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब t सेकंड के बाद कितना होगा, तो ये लिखना है। तो t सेकंड के बाद कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल प्लस at, ये तो आपको मालूम है, क्लास 9 तो पढ़ोगे। फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है, u कितना होगा, u आपका दिया हुआ मॉड फॉर्म में लिखना है, तो 5, एक्सेलरेशन 0.5, और टाइम कितना दिया हो, हियर टाइम इज गिवन, हियर टाइम कितना दिया, 10 सेकेंड, हियर टाइम इज गिवन 10 सेकेंड, तो ये फाइनली आंसर होगा 10। तो ये हमारे पास आंसर 5 प्लस ये हो गया 5 इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, तो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो आपको पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा का एक सीरीज, अगर आपको वेक्टर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाना है तो आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा, है ना। वेक्टर ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिक से बता दिया जाए, क्योंकि अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो पूरी तैयारी के साथ बैठना है। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया, सेकेंड लेक्चर में उसका न्यूमेरिकल्स बताया, थर्ड लेक्चर में किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशनली कैसे रिजॉल्व करते हैं, हाउ विल रिजॉल्व एनी वेक्टर इन टू डायमेंशनली, तो वो मैंने बताया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताया, तो वो तो बहुत सिंपल चीज़ है, और उसके न्यूमेरिकल्स बताया। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर ध्यान से आपने देखा होगा। और जो भी मैं लिखता हूँ उसको साथ में कॉपी के साथ बैठोगे तो जो भी अच्छी बात है उसको नोट कर सकते हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरा एक आप एज ए टीचर आप लोग से ये है कि इसको और भी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब